हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना। क्लास 10th और 12th का जो हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, कल के वीडियो में इसके जो दूसरा पार्ट हम बनाया, तो थोड़ी सी जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत बढ़िया से नहीं बन पाया था, पूरा नहीं बन पाया था। चलिए आज हम आप लोगों को और थोड़ा सा सिखाते हैं। देखिए, जैसा कि हम बताएं कि प्रत्येक पदार्थ, ये उस वीडियो में हम सिखा चुके थे कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और किस प्रकार से? अणु हो गया, परमाणु हो गया, और फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु संरचना जो है हमें तो पता चल गया था कि परमाणु किनसे मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। कई सारे वैज्ञानिक, जैसे आपका क्या हो गया कि चैडविक हो गए, थॉमसन हो गए और रदरफोर्ड हो गए, ये सारे वैज्ञानिक ने मिलकर के जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज करने में, उनके नामकरण में जो है मदद की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलने के बाद, मतलब इनकी खोज होने के बाद, सबसे बड़ी जो समस्या आई वो ये आई कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में पाए कहाँ जाते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोगों को पढ़ाया गया परमाणु मॉडल। जैसा कि आप लोग पिछले जो है क्या कहते हैं, पिछले कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। परमाणु मॉडल में सबसे पहला जो परमाणु मॉडल आया था वो आया था किसका परमाणु मॉडल? थॉमसन का परमाणु मॉडल। किसका परमाणु मॉडल था? थॉमसन का परमाणु मॉडल था। और थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या था? जैसे वाटरमेलन यानी कि जो तरबूज का मॉडल होता है, वैसे इन्होंने दिया था। कहा था कि जैसे आपका तरबूज होता है, ये पूरा समझ लीजिए उसका फल है, रेड वाला पार्ट है। तो जिस प्रकार तरबूज में उसका रेड वाला पार्ट पूरा बिखरा होता है, उसी प्रकार से परमाणु का पूरा धनावेश, परमाणु जो है दो ही चीज़ों से, धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना होता है ना। तो कहा उनका पूरा धनावेश इसी प्रकार से बिखरा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बीच में उनके बीज के रूप में ऐसे चुभे होते हैं। इनका ये परमाणु मॉडल जो है उस समय कुछ दिन तक ही चला। बाद में जो है वैज्ञानिकों ने जो है खोजा, तो इनका ये परमाणु मॉडल गलत हुआ। इसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फा कण पर किरणन कराया और उसके बाद अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु के बीच में बिल्कुल नाभिक होता है, जिसमें कौन से पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षक होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा को जो है क्षय किए हुए गति करते रहते हैं। बीच में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षक होते हैं, जिसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इन वृत्तीय कक्षकों में कौन से पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो बिना ऊर्जा की क्षति के जो है वो लगातार चारों तरफ क्या करते रहते हैं, सॉरी, उसके नाभिक के चारों तरफ गति करते रहते हैं। समझ में आया ना? इनका परमाणु मॉडल भी एक वैज्ञानिक आए, नील्स बोर, उन्होंने जो है क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। स्पेक्ट्रम क्या होता है? ऊर्जा के विभिन्न रूप को ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो परमाणु के ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करके उन्होंने एक नया परमाणु मॉडल दिया, जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ये कुछ हद तक सही था, लेकिन इसमें भी कमियां थी। तो जो है बाद में जा करके उसका निराकरण आधुनिक परमाणु मॉडल में कई सारे वैज्ञानिक, श्रोडिंगर वगैरह आए, उन्होंने जो है आधुनिक परमाणु मॉडल दिया। तो फाइनली जो हमारे पास परमाणु मॉडल बिल्कुल सही है, वो जो है आपका कौन सा है? आधुनिक परमाणु मॉडल है। लेकिन अभी उसके पहले आपको जो है ये बोहर का परमाणु मॉडल थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, तब हम आपको जो है आधुनिक परमाणु मॉडल पर लेके चलेंगे। कुछ तत्व के विषय में सीखिए। देखिए, ये कोई तत्व है, तो इसको जो है निरूपित, जैसे एलिमेंट को निरूपित करते हैं, इसके ऊपर एक संख्या लिखी होती है, वो चाहे इस तरफ लिखी रहे चाहे इस तरफ, दोनों तरफ लिखा सकता है। और नीचे एक संख्या लिखी रहती है। नीचे जो होता है वो आपका होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है भैया? परमाणु क्रमांक होता है। नीचे वाली संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक होती है, और ऊपर वाली संख्या को जो है हम परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक ना, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, या कभी कभी इसी को परमाणु भार कहते हैं। हालांकि परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान संख्या में बहुत अंतर होता है ना। आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, वहाँ पे नहीं जाना है। हमें जो है टॉपिक पे जल्दी से जल्दी पहुँचना है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ना है, जो हाई स्कूल का एक पूरा चैप्टर है। और क्लास 12th में पी ब्लॉक पढ़ने के लिए
ये जो है आपको तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ना अनिवार्य है, यह जानना जरूरी है। चलिए देखिए, ये जो परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या तब बराबर होगी जब वो परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। उदासीन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। अब ये उदासीन परमाणु का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर कोई धन और ऋण आयन, मतलब धन आयन, धनावेश या ऋणावेश ना हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका उदासीन परमाणु कहलाता है। उसके परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों क्या होती है, बराबर होती है। जो ऊपर परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है, ये परमाणु द्रव्यमान संख्या आपकी जो है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इनकी संख्या के जो है योग के क्या होती है, बराबर होती है परमाणु द्रव्यमान संख्या। अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, उसके थ्रू कैसे प्रोटॉन, कैसे न्यूट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, वो हम सिखा रहे हैं आपको। ये 11 यानी 23 है। 23 यहाँ भी लिखा हो सकता है, यहाँ भी लिखा हो सकता है, चाहे यहाँ रख लीजिए, है ना। नीचे वाला जो है ये परमाणु क्रमांक है, और अभी सोडियम बिल्कुल उदासीन परमाणु है, तो इसमें परमाणु क्रमांक कितना भैया, परमाणु क्रमांक आपका 11 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, मतलब P कितनी है, 11 है। हमने बताया ना परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है, क्योंकि परमाणु उदासीन है। अगर परमाणु उदासीन है तो प्रोटॉन की संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। क्यों, ये भी समझ लीजिए। प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित। अगर दोनों की संख्याएं बराबर होंगी तो धन और ऋण आवेश आपस में जो है कैंसिल हो जाएंगे और एक उदासीन परमाणु का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। धन आवेश और ऋण आवेश परस्पर जो है निरस्त हो जाएंगे और एक किसका निर्माण करेंगे, उदासीन परमाणु का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गया। अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो हमेशा परमाणु भाग में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो 23 में से 11 गया तो कितना आ गया, न्यूट्रॉन 12 न्यूट्रॉन आ गया। ओके, ये समझ में आ गया आपको, क्यों जी। अब देखिए आगे, अगर ये परमाणु जो है आपका उदासीन ना होकर के आवेशित हो, आयन के रूप में हो, जैसे 11 यानी 23 प्लस दिया गया है, ये प्लस दिया गया है। अब ये आपका आयनित परमाणु हो गया, धनावेशित परमाणु है, धनायन है। तो अगर धन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है कम हो जाएगा। कितना कम होगा, जितना धन लगा होगा उतना कम हो जाएगा। और अगर ऋण होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, जितना उसके ऊपर ऋण लगा होगा। तो यहाँ पे धन लगा है, क्यों जी, धन लगा है, तो धन लगे होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में कम हो जाएगी। तो चलिए सबका निकालते हैं। प्रोटॉन कितना होगा आपका, प्रोटॉन आपकी कितनी संख्या हो जाएगी भाई, प्रोटॉन आपका जो है 11। ओके, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन अब कितना हो जाएगा, हमने बोला जब उदासीन होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। लेकिन अगर ये धन आयन या ऋण आयन होगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ सकती है या घट सकती है। अगर धन आयन है तो घट जाएगा। धन आयन कितना, 1 है, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो 11 है तो कितना होगा, बचेगा ये 10 बचेगा। समझ में आया ना, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और न्यूट्रॉन की संख्या वही रहेगी, यानी 23 में से 11 गया, कितना आ जाएगा, 12 न्यूट्रॉन। ओके, चलिए अब और आपको कुछ बताते हैं। जैसे सल्फर हो गया 16 32 -2, है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 16। जो नीचे की संख्या वही संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या आयनों के लिए घट या बढ़ जाती है। ऋण होगा तो बढ़ जाएगी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में 2 की वृद्धि हो जाएगी। यानी 16 है तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और उसके बाद जो है न्यूट्रॉन की संख्या तो वही रहेगी। 32 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में से 16 घटाएंगे अगर तो 16। तो 16 18 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन। ये समझ में आ गया आप लोगों को, कोई समस्या नहीं ना। चलिए ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए परमाणु मॉडल में जो है
आपको जो बताया गया, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोला गया 11 का, सपोज करिए कि इसका परमाणु मॉडल हमको बनाना है। तो बीच में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब यहाँ पे 11 प्रोटॉन है ना, और न्यूट्रॉन कितना होंगे, 23 में से 11 गए, कितना आ जाएंगे, 12 न्यूट्रॉन। ये तो नाभिक में हो गए, समझ में आया ना। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए, बचे क्या आपके इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, इसके चारों तरफ। इन्होंने जो बताया था वृत्तीय कक्षक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन इसके वृत्तीय कक्षक में चक्कर लगा रहे हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इसके संदर्भ में उन्होंने कुछ नहीं बताया। और उन्होंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। लेकिन बाद में खोजों के बाद ये पता चला कि यदि कोई आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित कण है, लगातार गति कर रहा है, तो गति करते समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उसकी कक्षा जो होगी छोटी होती जाएगी और वो नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा जो कि नहीं होता है, पर यानी कि इनका जो मॉडल था वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। तो इसके बाद बोहर, नील्स बोर आए। उन्होंने जो है हाइड्रोजन, एक परमाणु युक्त परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु यानी कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके एक नया परमाणु मॉडल दिया जिसे हम बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। चलिए बोहर के परमाणु मॉडल में हम थोड़ा समझते हैं, सीखते हैं। उन्होंने बताया कि बीच में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षक में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए जो है चक्कर लगाते हैं। देखिए उन्होंने कहा नाभिक के चारों ओर कई सारे वृत्तीय कक्षक हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं ना, जितना मर्जी उतना खींच लो, अपना पेन अपनी कॉपी जितना मर्जी उतना खींचो भाई ना, असंख्य हो सकते हैं, कई सारे वृत्तीय कक्षक हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके ये बताया कि जो है बहुत सारे कक्षक तो हो सकते हैं लेकिन सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएंगे। केवल उन्हीं कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे या पाए जाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग, कौन सा संवेग भैया, कोणीय संवेग है ना। ये कैसा संवेग होता है, संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक ना। एक संवेग होता है आपका रैखिक और दूसरा होता है कोणीय। जब पिंड बिल्कुल सरल रेखा में गति कर रहा हो, चाहे वो ऐसे क्षैतिज चाहे ऊर्ध्वाधर, तो उस समय जो उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होगा वो रेखीय संवेग होगा। लेकिन जब वो एक वक्राकार यानी कि मोड़दार पथ पर गति कर रहा होगा, यानी कि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होगा, तो उसका संवेग क्या कहलाएगा, कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग किसी कण के लिए होता है ओमेगा इंटू एम। क्या होता है, ओमेगा इंटू एम, कोणीय वेग इंटू द्रव्यमान। ये किसी कण के लिए होता है जिसमें द्रव्यमान होता है। जिसमें द्रव्यमान बहुत कम होता है यानी आवेशित कण के लिए है ना, इनका कोणीय संवेग जो होता है h बाई क्या होता है, 2 पाई होता है। क्या होता है, h बाई 2 पाई। तो उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग h बाई 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब h बाई 2 पाई से पूर्णतया कैंसिल हो जाएगा। यानी कि पहला आपका होगा 1h बाई 2 पाई, दूसरा 2h बाई 2 पाई, तीसरा 3h बाई 2 पाई। अब h बाई 2 पाई से इसमें भाग करेंगे तो क्रम से 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये कितना आएगा आपका 3 आएगा। इस प्रकार पहला दूसरा तीसरा ऐसे कक्षक प्राप्त होता जाएगा। कभी आपका 1.5 या 0.2 या 2.5 3.6 इस तरीके का नहीं आएगा। और अगर ऐसा आता है तो उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएंगे। पूर्ण गुणज का मतलब कि वो संख्या जो होनी चाहिए वो पूर्ण धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब 1 2 3 होनी चाहिए। समझ में आया ना। और स्पेक्ट्रम के अध्ययन में ही इंटर वाले बच्चे जो है पढ़ेंगे फिजिक्स में, आपका एक स्पेक्ट्रम चैप्टर ही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें पढ़ेंगे कि ये जो कक्षक है यानी कि ये जो कोष हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, वो कोषों की त्रिज्या कितनी होती है और उसमें गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, ऊर्जा कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे फिजिक्स में सीखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे अभी यही सीखिए कि
बीच में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। चारों तरफ वृत्तीय कक्षक होते हैं। कई सारे वृत्तीय कक्षक हो सकते हैं, लेकिन सभी वृत्तीय कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते हैं। केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। फिर उसके बाद एक और आया, इन्होंने बताया कि जो है अब प्रत्येक कक्षक में जो है, जैसे सपोज करिए 11 इलेक्ट्रॉन है ना, 11 यानी 23। इसमें पता चल गया कि 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, इनको चलो बीच में नाभिक में रख दिए, बचे 11 इलेक्ट्रॉन। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षकों में पाए जाएंगे। कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय कक्षकों में पाए जाएंगे, इसके लिए जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन परमाणु है वो परमाणु के कक्षकों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हम इसको किसके अंतर्गत सीखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत। तो बोहर नील्स बोर साहब ने ही बताया था कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के हिसाब से होगी, जहां n उस कक्षक की संख्या होगी। यानी कि अगर हम पहले कोष की बात करें, है ना, कोष कक्षक नहीं, कोष बोल रहे हैं, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये चारों तरफ जो वृत्तीय दिख रहे हैं कक्षक, इनको कोष कहते हैं, है ना। इन कोष को K, L, M, n अक्षर द्वारा प्रदर्शित करेंगे या 1, 2, 3, 4 अंकों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। कोषों की संख्या बहुत हो सकती है ना। वो जितने इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे उनके वितरण के हिसाब से उसमें वैसे होता जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए पहले कोष में अधिकतम कितनी संख्या होगी इलेक्ट्रॉन की? तो पहला कोष का मतलब n के जगह आप 1 रख लीजिए, तो 2 गुणे 1² बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये जानने के लिए 2 गुणे 2² बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसको जानने के लिए 2 गुणे 3² यानी कि 9, 2 गुणे 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। चौथे कोष की बात की जाए तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 16, 4 चौक 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। तो 2, 8, 18, 32 इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यानी पहले कोष में 2 अधिकतम, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो इस तरीके से अगर हमें 11 इलेक्ट्रॉन का वितरण करना होगा तो हम पहले में 2 रखेंगे, दूसरे में कितना रखेंगे अधिकतम? 8, 8 2 कितना हो गया? 10। बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो तीसरे कोष में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो जाता है कक्षकों में, सॉरी कोषों में। बात समझ में आ गई ना? क्यों जी? अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सीखते हैं। ये तो समझ में आ गया कि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं ये देखिएगा। जैसे हमें 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो पहले में 2, दूसरे में कितना करेंगे हम? 8, 8 2 8 कितना हो गया? 10 हो गया। ऐसे 15 का करना है तो 2 8 5 हो गया। ऐसे मान लीजिए 18 का करना है तो 2 8 8 हो गया। अब 19 का करना है तो 2 8 9, इस तरीके से होना चाहिए ना भाई। तीसरे में कितना जा सकते हैं? मैक्सिमम 18 जा सकते हैं। लेकिन फिर आपका यहाँ पे एक नियम लगता है कि तीसरा जब आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 8 से 9 तब हो पाएंगे जब उसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए। कहने का मतलब तीसरे में 8 से ज़्यादा तब भरिए जब आप चौथे में कितना कर ले जाइए? 2 कर ले जाइए। 1 मिनट देखो। चलिए ध्यान दीजिए फिर से। हमने क्या बता रहे थे? हम क्या बता रहे थे कि जब तीसरे कक्षक में, तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले जाए, तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले जाए तो 8 से 9 आप तब करेंगे जब चौथे में कितना भर ले जाए? 2 भर ले जाए। तो यानी 19 का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत होगा। तो 19 का कैसे भरेंगे? 19 का 2 8 8 और कितना? 1, ये 19 हो गया। 8 2 10, 8 18 1 19। 20 का करना होगा तो 2 8 8 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 21 का अगर करना होगा तो 2 8, अब इसको आप भर सकते हो, इसमें 2 ही रखोगे, अब आप इसको भर सकते हो, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
8 2 10, 2 12 9, कितना हो जाएगा 21। अगर मान लीजिए 22 का करना हुआ तो कितना हो जाएगा 2 8 10, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 2 10, 2 12 10 22। अब इसको हम कहाँ तक भरते जाएंगे 18 तक। ओके, अब ये 18 तक भरते जाएंगे, फिर जब 18 तक ये भर लेंगे तब इसको भरते जाएंगे। कहाँ तक भरते जाएंगे 8 तक भरते जाएंगे। अब ये 8 तक भरने के पश्चात 9 तब करेंगे जब यहाँ पे कितना भर ले जाए 2 भर ले जाए। अब इसको 8 को कितना भरते लेके जाएंगे हम 18 तक। 18 से आगे 19 तब हम करेंगे, भरना तो इसमें 32 तक है। 18 के आगे 19 तब करेंगे जब हम 2 को कहाँ तक पहुँचा ले जाएं 8 तक, और इधर कितना पहुँचा ले जाएं 2। तब हम इसको भरते जाएंगे 32 तक, और फिर इसको भरेंगे कहाँ तक 18 तक, फिर इसको भरेंगे कहाँ तक 8 तक, फिर यहाँ 2 भर करके फिर इसको कहाँ तक भरेंगे 32 तक। कुछ समझ में आया? और नहीं समझ में आया होगा तो ये 20 तक आपका काफ़ी है। इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस विधि से आप समझ गए हैं तो बहुत है। समझ में आया ना? तो आज आपने बोहर के परमाणु मॉडल को सीखा। बोहर का परमाणु मॉडल क्या था? क्या था कि परमाणु के मध्य में क्या होता है, उसका नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो है उसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षक होते हैं। कई सारे वृत्तीय कक्षक हो सकते हैं, लेकिन सभी वृत्तीय कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते हैं। केवल कुछ ही वृत्तीय कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ओके, अब फिर उसके बाद जो है प्रत्येक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इसका नियम उन्होंने दिया 2n²। 2n² के हिसाब से वो जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उसके हिसाब से उन्होंने नंबर दिया कि पहले कोष में मैक्सिमम 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें मैजिक नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 20 तक मालूम होना चाहिए, 20 तक अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि आपका जो है आपका बोहर परमाणु मॉडल पूरा हो गया। अब कल हम आपको सिखाएंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे आधुनिक परमाणु मॉडल। ये परमाणु मॉडल क्यों फ्लॉप हुआ, ठीक ना, और इसके अभी कुछ यूजेज हैं, उसको हम सिखाएंगे, और फिर उसके बाद आपको आधुनिक परमाणु मॉडल सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, आपको लगता है कि हम थोड़ा आपको पढ़ा ले जा रहे हैं, आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और घर पे रहिए, अपने आप को और परिवार को सुरक्षित रखिए, साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।